हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो फाइनली मैं बहुत खुश हुआ। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कोई सीरीज़ लेके आऊँ, यूट्यूब में पढ़ाऊँ बच्चों को, और फाइनली मैं लेके आया हूँ। बट मैं अभी के सिचुएशन को देख के मैं आप लोगों के लिए सीरीज जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ अब बोर्ड्स के लिए, जो कि कम्प्लीटली तुम्हारे रेड्यूस सिलेबस, जो करंट सिलेबस आने वाले हैं एग्जाम में, उसको आंख में रखते हुए मैं ये कोर्स लेके आया हूँ, ये सीरीज लेके आया हूँ और पूरा कंप्लीट सीरीज में पढ़ाऊंगा। पहले मैं बता दूं, मेरा टारगेट है टारगेट बोर्ड 2021, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली सेवा वालों का, जो आसाम बोर्ड वाले हैं, आसाम बोर्ड वालों का नॉर्मली फरवरी लास्ट वीक तक का एक्सपेक्टेड डेट है, और सीबीएसई का अभी तक कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है। तो जब भी होने वाला है फरवरी मार्च हम मान के चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो सिलेबस हमें मिला हुआ है, एक्सक्लूडिंग द सिलेबस, मैं यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस भी लिखा रहूँगा हर एक चैप्टर का, जिससे आपको मदद मिलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सेकेंडली ये कम्प्लीटली टारगेट कर रहा है बोर्ड 2021 के लिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं जो ये सीरीज़ का नाम दिया हूँ, उस सीरीज़ का नाम मैं दिया हूँ 69 आउट ऑफ 70। दिस इज़ द नेम ऑफ माई सीरीज़। दिस इज द सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूँ, और इस सीरीज के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि हम बोर्ड में कैसे 69 आउट ऑफ 70 स्कोर करें। दैट वी विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द बोर्ड्स एग्जाम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मैं ये जो सीरीज अभी स्टार्ट किया हूँ, हर एक चैप्टर का मैं लेके आऊँगा और कंप्लीट सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप इस पूरे सीरीज को आप देखना पड़ेगा, आपको अगर बोर्ड्स में बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो। एंड पूरा टाइम सेविंग कोर्स बनाया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 3 to 4 लेक्चर्स में एवरी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूँगा। एंड दैट विल इंक्लूड एवरीथिंग। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूड करना है ना। द फर्स्ट थिंग दैट इज इंक्लूडेड इज कंप्लीट थ्योरी एंड डेरिवेशंस। कंप्लीट थ्योरी एंड डेरिवेशंस फर्स्ट थिंग, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर पोर्शन कवर करता है आपका बोर्ड का पेपर में। सेकेंडली, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार मोस्टली मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में बना दिया जाए, जो कि सीबीएसई का रूमर सुनने में आ रहा है। इसीलिए हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करेंगे। थर्डली, न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स। कौन से एग्जाम्पल्स? एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। ये सारे कवर होने वाले हैं आपके इस पूरे सीरीज में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पूरा सीरीज में आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। फोर्थ लास्ट इज PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। ये भी मैं आपको कंप्लीटली यहीं पे डिस्कशन कराऊंगा, पूरे आंसर लिखने के तरीके बताऊंगा, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन द बोर्ड्स, सारी चीजें बताऊंगा इसमें। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज गोइंग टू बी फन, दिस इज गोइंग टू बी, बहुत मजा आने वाला है, मैं बोल रहा हूं आपको। एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रीली here, and that too to the quality of the teaching and the quality of the content that we will provide here, that you are going to enjoy a lot. So let us start. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं चैप्टर 9 लिखा हुआ हूं, और चैप्टर 9 में इसीलिए लिखा हूं क्योंकि मैं स्टार्ट चैप्टर 9 से ही कर रहा हूं, है ना। चैप्टर 9 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके रीजन से, मेरे रीजन से कि व्हाई आई स्टार्टेड चैप्टर 9। बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे कि चैप्टर 9 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। जो बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ना, दिस इज वन ऑफ द हाईली और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस टॉपिक। और आपको मैं बता दूं, जैसे लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स जो आते हैं इसके सीबीएसई में, टोटल मार्क्स ये एक्चुअली में 14 मार्क्स आता है आपका, दोनों ऑप्टिक्स मिला के, रे प्लस वेव मिला के आपका आता है 14 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से हाई वेटेज रहता है 7 to 8 और 9 to 10 मार्क्स, है ना। सेबा बोर्ड में लास्ट 2 इयर्स में 2019 एंड 2020 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं लिखा हूं यहाँ पे 5+3+2 इस तरह से। सो दीज आर द ट्रेंड्स जो मैं एनालाइज किया हूं आज तक, और उसी ट्रेंड को देखते हुए
मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंड क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है, कैसे कैसे हम उनको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। तो शुरू करेंगे, लेकिन एक बात है मैं बताना भूल गया आपको, हम लोग क्लास अकेले नहीं करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। हम क्लास अकेले नहीं करेंगे, इस क्लास में मेरे साथ एक स्टूडेंट होगा मेरा, ऑलराइट, मेरा एक स्टूडेंट होगा यहाँ पे, वो भी क्लास करेगा हमारे साथ। वो मुझे बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है, ऑलराइट। सो हम लोग उसके साथ भी क्लास करेंगे, तो आपको और मजा आएगा बहुत सारा। चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले 2 टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है, चाहे सीबीएसई बोलो चाहे सेबा बोलो, ये 2 टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो इसलिए मैं ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगे। ये कौन से यूनिट से आपको लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप लोग देख सकते हैं। आपको भी ये टॉपिक्स पढ़ने नहीं है। अगर आपको आपके ट्यूशन टीचर, कॉलेज के टीचर कोई भी पढ़ाए हुए हैं, तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने नहीं है, रिवीजन करने नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। आई एम रिपीटिंग, बोर्ड एग्जाम। एंट्रेंस में आएंगे, एंट्रेंस में सब आएंगे, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, ऑलराइट। चलिए, तो ये 2 टॉपिक छोड़ देंगे हम लोग। अभी सबसे पहले थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं। चलिए, ऑलराइट, जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन क्या करते हैं रे ऑप्टिक्स में? सबसे पहले ना हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। तो हम बेसिकली ये जो पूरा यूनिट है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। अब लाइट क्या है, लाइट को पहले पहचानना पड़ेगा, फिर लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है रे ऑप्टिक्स में, सब कुछ जानेंगे हम लोग। लाइट क्या है ना, लाइट को बोला गया दिस इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is visible to us, ऐसे बोला गया लाइट का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद हो तो ऐसे होता है। यहाँ पे होता है आपके अल्ट्रावायलेट रीजन, यहाँ पे होता है आपका इंफ्रारेड रीजन, और यहाँ पे होता है आपका विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन ही है जो कि हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई देता है, ऑलराइट। दिस इज द रीजन, विजिबल रीजन। और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ वैसे बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज 400 to 750 नैनोमीटर। दिस इज द रेंज फॉर विजिबल रीजन, है ना। तो हम जो लाइट हमें देखने में हेल्प करता है, द लाइट विच एनेबल्स अस टू सी is the visible region whose wavelength is from 400 nanometer to 750 nanometer. Alright, this is the definition of light. Alright, secondly, now what is light, हमें पता चल गया। Alright, उसके बाद secondly we will see light when encounters large objects, मतलब लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है। आप देख सकते हो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो लाइट जब कोई लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एनकाउंटर करता है, कैसे हम लोग लिखते हैं इसको ना, साइज इज फार ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, नहीं, छोटे को भी लार्ज बोल सकते हैं अगर उसका साइज वेवलेंथ 400 और 750 नैनोमीटर से बहुत ज्यादा हो, मिलीमीटर होने से भी बहुत ज्यादा ही है, ऑलराइट। जब लाइट एनकाउंटर्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इट बिहेव्स एज फॉलो। ये मैं नीचे जो लिखने वाला हूं उसके जैसा बिहेव करता है। इट बिहेव्स एज फॉलो। क्या बिहेव करता है? B1 between 2 points it travels in a straight line. Between 2 points it travels in a straight line. And second, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है उसका स्पीड कितना होता है? स्पीड इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। These two things happens
व्हेन लाइट एनकाउंटर्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और जब लार्ज ऑब्जेक्ट्स को बोलता है तो ये दो अजम्पशन के साथ हम जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उस ऑप्टिक्स को बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। क्या मेरी बात समझ में आया? लाइट को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक है लाइट को पढ़ने का रे ऑप्टिक्स एक तरीका, एंड वेव ऑप्टिक्स अनदर तरीका। These are the two ways of studying about light। लाइट के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑलराइट। तो दो हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, एक वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में कब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, व्हेन इट एनकाउंटर्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स। जब लाइट के सामने लार्ज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, ये दो पॉइंट बिहेव करेगा और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। अगर दूसरा चीज हो गया लाइट एनकाउंटर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लाइट एनकाउंटर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जब लाइट एनकाउंटर करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट, कैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब साइज is comparable to wavelength. This is the comparable sign. Then this optics will called as wave optics. This optics will be called as wave optics. This is the general discussion we are doing. What is light? What do we mean by ray optics? Then we will study ray optics. Then we will study wave optics. हम इसके बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये मतलब ऐसा चीज है ना कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि जनरली आपको कोई बताते नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है जानना हम लोगों को, है कि नहीं, कि रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं सर? हाँ, रामलाल पूछता है मुझे बहुत ज्यादा, क्या रामलाल पूछता है, मेरा दोस्त है, ये दोस्त है, स्टूडेंट है मेरा, हालांकि मेरा दोस्त जैसा ही बन गया है ना, रामलाल है इसका नाम। तो ये मतलब पूछता है सर ये लाइट के बारे में हम दो क्यों पढ़ रहे हैं सर, 2 चैप्टर क्यों दिए हैं सर? तो उसको मैं समझाता हूँ कि भाई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लाइट अलग अलग बिहेव करता है, समझ लो। लाइट इज सच ए थिंग, लाइट एक बढ़िया सा चीज है कि वो अलग अलग बिहेव करता है। वो बोलता है मेरे सामने बड़ा ऑब्जेक्ट रखोगे तो मैं अलग बिहेव करूंगा, तो उसके लिए अलग से चीजें बनाया गया और वो सब चीजों को हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। जब लाइट के सामने छोटा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो अलग से बिहेव करेगा, उसके लिए अलग से चैप्टर दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द ब्रांच जो कि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि हमें दिखता है ना, विजिबल टू अस। और वो कितना है? 400 to 750। दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऑलराइट। दिस इज नॉट माय थिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। रियल में कुछ और होता है, अलग बात है, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा कहानी रे ऑप्टिक्स के बारे में और वेव ऑप्टिक्स के बारे में जनरल डिस्कशन। गॉट माय पॉइंट? नाउ मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूं। रे ऑप्टिक्स के अंदर मतलब जब लाइट एनकाउंटर करता है कब, बड़े ऑब्जेक्ट्स को, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन एंड तीसरा डिस्पर्शन। दीज आर द 3 थिंग्स जो कि रे ऑप्टिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ऑलराइट। रे ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ 3 ही चीज हम लोग पढ़ते हैं ऑल टोटल में, एंड दोस 3 थिंग्स आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ये रे ऑप्टिक्स के साथ जुड़े हैं, मतलब दीज आर द फेनोमेना जो कि तब होते हैं व्हेन लाइट एनकाउंटर्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स, मतलब साइज वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। गॉट माय पॉइंट? सो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ऑलराइट बच्चों, तो चलो जल्दी से जनरल डिस्कशन कुछ लिख लो आप लोग कि लाइट क्या होता है, क्या नहीं एवरीथिंग। स्क्रीन को पॉज करो, फटाक से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी लिख लो। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे लाइट का एक एक फेनोमेना, है ना, लाइट का एक एक फेनोमेना। उससे पहले एक चीज हमें पता हो कि व्हाट डू मीन बाय ए रे ऑफ लाइट। रे का मतलब क्या होता है? सपोज देयर इज ए पॉइंट ए, देयर इज ए पॉइंट बी। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए
स्ट्रेट लाइन, सो इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, ये लाइट का पाथ है, लाइट जिस पाथ में गया, एंड दिस पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ए रे, दिस इज कॉल्ड एज ए रे, ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज ए रे। नेक्स्ट इज बीम, बीम। अब अगर मेरे पास कोई सोर्स होगा तो उससे ऑब्वियसली एक या दो तो रे ऐसे नहीं निकल रहे होंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक रे दो रे ऐसे एक एक रे को थोड़ी हम लोग देख सकते हैं, नहीं। तो क्या होगा ना, रे कभी भी सिंगल नहीं होते हैं, रे बहुत सारे एक साथ में आते हैं, है ना, ए बंडल ऑफ रेस, है ना, बंडल ऑफ रेस, बंडल ऑफ रेस, ये बंडल ऑफ रेस को एक नाम दिया गया और उसको बोला गया बीम, उसको बोला गया बीम। बहुत सारे लाइट रेज हो, जैसे कि ऐसे ये बहुत सारे लाइट रेज है, देखो दिस इज बहुत सारे लाइट रेज एक साथ, है ना, एंड दे आर पैरेलल, सो इट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल बीम, दिस इज कॉल्ड एज ए पैरेलल बीम, ऑलराइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नाउ समटाइम्स द रेज may come like this, they are coming towards one point, so they are converging, alright, the name is converging, so these rays are converging rays, hence it is a converging beam of light, this is a converging beam of light। again it may also happen कि जो रेज आए वो ऐसे बाहर जा रहे हो like this, so we will call them as the diverging lens, diverging beam, got my point? So these are very very simple things, ray of light, beam, or like source, source मतलब source means what? Source means from which light rays are coming, from which light rays are coming, लाइट रेज आर कमिंग, सिंपल सी बात है, सोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ए सोर्स, जिसमें से लाइट रे निकलेंगे, ऑलराइट, ओके, सो सोर्स हो गया, फ्रॉम व्हिच लाइट रेज आर कमिंग, ये हो गया, इमेज आएंगे बाद में जाके, इमेज वगैरह छोटी छोटी बातें हमें पता है, ऑलराइट, सो बेसिक थिंग्स मैं आपको बता दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेनोमेना, फेनोमेना ऑफ लाइट, और उस फेनोमेना में हमारा तीन आएंगे, मैं अभी बताया था आपको, तीन फेनोमेना आएंगे, एक आएगा रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, alright, there are three phenomena that we are going to study, but for your information this reflection is out of syllabus, for 2021, I am telling you, for 2021 people, जो 2021 में बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए रिफ्लेक्शन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन का वीडियो बाद में डालूंगा, ऑलराइट, पक्का डालूंगा मैं पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। तो ये है, तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, ये हमारा अभी का टारगेट है कि हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गॉट माय पॉइंट बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे सीखने वाले हैं धीरे धीरे, बहुत बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो शायद जनरली हम लोग सीखते नहीं हैं, ऑलराइट, तो ऐसे नहीं होगा, हमें सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, सारी चीजें हमें पता होने पड़ेंगे। अगर बुक पढ़ रहे हैं 69 स्कोर करना है आउट ऑफ 70, तो हमें बहुत माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग आंसर ही नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? सो वैसे करेंगे हम लोग, चलो जल्दी से आप लिख लो इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन, शुरू करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑलराइट। पहले समझते हैं, जब भी लाइट कोई मतलब ट्रैवल कर रहा है, लाइट है ना, लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, लाइट कहीं भी जगह में ट्रैवल करता है, और जब भी कोई वो सरफेस को टकराता है, ऑलराइट, जब भी whenever light
कोई ऐसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, लाइट ऐसे रे ट्रैवल कर रहा था, ऐसे लाइट जब आके यहाँ को टकराता है कोई भी सरफेस को, व्हेन इट स्ट्राइक्स ए सरफेस, तो इस लाइट के दो पार्ट होते हैं। इस लाइट के दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट ना, एक पार्ट होता है इसका जो कि रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस आता है सेम टाइम, इस साइड वापस आ गया, और एक होता है जो कि ऐसे दूसरे साइड चला जाता है। ऑलराइट, एक होता है जो कि सेम, अगर ये मैं बात करूं, दिस इज मीडियम 1, इसको हम लोग मीडियम बोलते हैं, एयर है सपोज, है ना, सपोज दिस इज ए एयर एंड वी कॉल इट एज द मीडियम 1। मीडियम मतलब जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रहा है, एयर, तो एयर एक मीडियम हो गया। वाटर में ट्रैवल कर रहा है तो वाटर एक मीडियम हो गया। ग्लास में ट्रैवल कर रहा है तो ग्लास एक मीडियम हो गया, है ना। तो बेसिकली ये एक मीडियम है जिसको हम लोग एयर बोले, एयर में हम लोग मीडियम 1। नीचे कोई एक दूसरा मीडियम है, सपोज ये पानी रख दिया हूं मैं नीचे, तो नीचे सपोज है वाटर, ऑलराइट, नीचे सपोज है वाटर, तो वाटर को हम लोग बोलते हैं मीडियम 2। वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियम 2। तो क्या हुआ ना, ये हमारा लाइट आके गिरा, दिस लाइट फॉल्स, कम्स एंड फॉल्स, तो जो आता है ना हम लोग उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट रे, जो आ रहा है। अब एक है जो कि सेम मीडियम को वापस चला गया, है ना, सेम मीडियम को वापस चला गया। ये क्या हुआ, दिस रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, सेम मीडियम को रिटर्न कर गया ये। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन मिल गया हमें रिफ्लेक्शन का, हालांकि हम लोग को रिफ्लेक्शन चाहिए नहीं, बट रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन मिल गया हमें, है ना। रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, लाइट स्ट्राइक्स ए सरफेस एंड रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, देन वी कॉल दैट फेनोमेना एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पहला काम हो गया, फर्स्ट फेनोमेना, जो कि रिफ्लेक्शन है, स्ट्राइक को सरफेस को स्ट्राइक किया एंड इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, ऑलराइट। तो ये जो रे है जो आ गया वापस, इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑलराइट। ये रिफ्लेक्शन की बात हो गई। सर आप तो रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे, हाँ रामलाल रुक जा थोड़ा सा, रिफ्लेक्शन ही पढ़ाऊंगा, पहले बता दिया। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि लाइट ऐसे आया, ये था आपका इंटरफेस बोलते हैं हम लोग इसको। इंटरफेस मतलब बाउंड्री, ऑलराइट, इंटरफेस मतलब बाउंड्री। तो ये बाउंड्री था और बाउंड्री पे लाइट ऐसे सीधा ना जाकर बेंड हो गया। अब देख रहे हो, लाइट जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ऐसे 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 सीधा जाना चाहिए था, नहीं, लाइट ऐसे बेंड हो गया। कहाँ बेंड हुआ, इंटरफेस में। मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो गया। द बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड हुआ ना, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। कहां पे बेंड हुआ, एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो दो फेनोमेना एक साथ में होता है रियलिटी में। जब भी कोई लाइट आके कोई एक सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उस सरफेस पे दो काम होते हैं एक्चुअली में, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ ना, रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, और रिफ्रैक्शन क्या हो गया ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स टू अनदर मीडियम एट द इंटरफेस। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये डेफिनेशन समझा मैं आपको कि दोनों फेनोमेना एक साथ में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि रिफ्लेक्शन मतलब एक ही मीडियम के अंदर काम होता रहता है, और रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज हो जाता है। मतलब एक मीडियम में लाइट पहले आता है, फिर वो स्ट्राइक करता है जब दूसरे मीडियम को ट्रैवल कर जाता है।
तो रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना हैपनिंग इन ए सिंगल मीडियम एंड रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेना हैपनिंग इन टू मीडियम्स, हैपनिंग बिटवीन टू मीडियम्स। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से लिख लो, ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन का। फिर हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस कि रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है और हम लोग उसको कैसे समझेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन फेनोमेना क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमें पता चला, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है तो लाइट बेंड हो जाता है, और ये बेंड होने का जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उस रिफ्रैक्शन को जो बेंड होता है, वो कैसे बेंड होता है, किधर बेंड होता है, कितना बेंड होता है, उसको हमें बताने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके लॉज एंड ऑर्डर्स जानने पड़ेंगे ना। अगर लॉज एंड ऑर्डर्स हमें पता नहीं होंगे, हम कुछ भी करो तो जेल हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन कराने से पहले भी हमें उसके लॉज एंड ऑर्डर्स पहले जानने पड़ेंगे कि भाई लॉज क्या है, क्या क्या लॉज हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ, देखिए ध्यान से। सपोज ये कोई ग्लास स्लैब है या मीडियम है, कुछ भी मान लीजिए, दूसरा मीडियम है, कुछ भी है ना, ऐसे दूसरा मीडियम है ये। यहाँ ऊपर में एयर था, एयर से, या फिर मान लेते हैं ऊपर में मीडियम 1 है और ये वाला जो है ये अंदर मीडियम 2 है। ऑलराइट, मीडियम 1 तो हम लोग N1 लिखते हैं, मीडियम 2 को N2 लिखते हैं। क्या लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले ये रे आया, दिस इज द रे कमिंग, मीडियम 1 में आया, जो कि मीडियम 2 को ये इंटरफेस हो गया हमारा, है ना। ऐसे वाला सरफेस है, ऐसे नीचे मीडियम 2 है, ऊपर मीडियम 1 है। तो लाइट ऐसे आया, ऐसे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, इधर से आ रहा है तो ऐसे कर दो, इधर से आया ऐसे स्ट्राइक किया। और एक रिफ्रैक्शन मतलब ये दूसरे मीडियम को ट्रैवल कर जाएगा, तो दूसरे मीडियम को ट्रैवल किया। जैसे दूसरे मीडियम को ट्रैवल किया तो ये बेंड होगा, देखो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, है ना। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये बेंड हो गया। ऑलराइट, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऑलराइट, तो जो लाइट आया उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट दूसरे साइड पास किया उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ऑलराइट, रिफ्रैक्टेड रे जो कि रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये इंसिडेंट रे और एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं उस सरफेस को। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये मेरा सरफेस है, ऐसे आया इंसिडेंट रे, इधर से ऐसे गिरा और नीचे से ऐसे चला गया। तो यहाँ पे मैं एक सीधा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर। ऑलराइट, ऐसे ये सरफेस है, ऐसे रख रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको लिखते हैं हम लोग आई। मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अच्छे से लिखा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आएगा। नीचे देखेंगे तो मैं स्मॉल आर लिखा हूँ और स्मॉल आर को लिखा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे निकला उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एंड इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। क्लियर है बच्चों? तो ये पहले चीजें जानना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। वरना पता चला हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही नहीं लिख पा रहे, तो आगे जाके प्रिज्म में, ग्लास स्लैब में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए समझते हैं। ऑलराइट, आई मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल, आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल। ऑलराइट, नॉर्मल को रेफरेंस लेना, याद रखो, खत्म। अब आते हैं, ये जो तीन चीजें दिखाई दिया, लॉ का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत आसान, सबको पता है ना, 9th क्लास में भी पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे, हर बार यही तो पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में सब लोग रहना चाहिए, है ना, ऐसे बोर्ड के ऊपर। तो ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, खत्म, सिंपल। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन आई। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड साइन आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। फिर रामलाल पूछा क्या हुआ? रामलाल पूछा सर कांस्टेंट मतलब अब ये क्या लिखे हैं? N21 31 P1 क्या लिखे हैं? ये सब क्या कांस्टेंट थोड़ी है। मैं बोला ये एक अलग टाइप का कांस्टेंट है। ये जो N21 है ना,
ये एक अलग टाइप का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं नीचे पढ़ेंगे हम लोग। पहला बताओ, आपको ये दो लॉ समझ में आ गया। पहला लॉ क्या बोलता है कि जो दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, तीन चीज, इंसिडेंट रे आया, रिफ्रैक्टेड रे गया और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। सेकेंडली आई का साइन ले जाओ, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए और उस कांस्टेंट को हम लोग स्पेशल डिजाइन बना के लिखते हैं, मस्त सुंदर करके लिखते हैं, जिसको बोलते हैं N21। कोई कोई जगह म्यू भी लिखा रहता है ना, कंफ्यूज मत होना, कोई कोई जगह म्यू भी लिखा रहता है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो रिटन एज μ21, ऐसे भी लिखा रहता है, परेशान नहीं होना है उसके लिए, है ना। μ21 N21 एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये N21 के बारे में जो कांस्टेंट लिखा हूँ, N21 के बारे में थोड़ा सोचते हैं। N21 क्या है? N21 का मतलब है N2 बाई N1। देख, पहले जो आया वो ऊपर है ना, नीचे जो आया बाद में जो आया वो नीचे, देख पा रहे हो। N21 मतलब N2 बाई N1। उसको कैसे पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जो पहले आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। मतलब हम 2 का, जिसमें गया 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्या मेजर कर रहे हैं पता चलेगा, परेशान मत। N2 क्या है इसमें से? N2 है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 क्या है? मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हुआ रामलाल? रामलाल बोल रहा है कि सारा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं, पहले बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन, मारूंगा मैं जाके उसको तो मैं पहले बता दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बट ना ये लॉ को समझ जाते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम करेंगे। आप पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, 2 लॉ, और याद रखना कि N21 का मतलब क्या होता है, N21 को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो पहले आता है उसको ऊपर, जो बाद में आता है उसको नीचे। N21 मतलब N2 बाई N1, सिंपल। नेक्स्ट N2 क्या है ना, N2 खाली 2 का, मतलब ये दोनों समझ रहे हो, इसमें हम लोग बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 को 1 के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, क्योंकि 2 और 1 के बीच में हो रहा है। लेकिन N2 मतलब एब्सोल्यूट, सिर्फ 2 के बारे में बात हो रही है। N1 मतलब सिर्फ 1 के बारे में बात हो रही है। N21 मतलब 2 का 1 के कंपैरिजन में बात हो रही है, समझ रहे हो, तीनों में डिफरेंस। N2 मतलब सिर्फ 2 का, N1 मतलब सिर्फ 1 का, N21 मतलब 2 का 1 के टर्म्स में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 को लेकर कितना है उसमें, समझ में आएगा। 1 का 2 गुना है कि 1 का 5 गुना है कि 1 का 3 गुना है कि 1 का आधा है, उस हिसाब से N21, समझ में आ गया मेरी बात। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप ये सबको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, तो रामलाल के कहने पर मैं शुरू कर दिया हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वो बहुत बोल रहा था कि सर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो, बता दो पहले कि वो क्या है, नहीं तो मैं वैसे खुदकुशी कर दूंगा, मुझे खुदकुशी नहीं करने देना है उसको, तो मैं बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको सिर्फ वो लॉ याद रखनी है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। N2 मतलब जिसको लाइट जा रहा था, N1 मतलब जिससे लाइट आ रहा था। ऑलराइट, ये ध्यान में रखना है बस। अब पहले समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना एक तरीके से एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, मतलब एयर, वाटर, ग्लास, सबका खुद का एक प्रॉपर्टी है जो कि लाइट को उसके अंदर ट्रैवल करने में एनेबल करता है। अब जैसे कि मैं, आप खुद समझो, एयर में अगर कोई चीज़ जाना ट्रैवल करना चाहता है, वाटर के अंदर कोई चीज़ ट्रैवल करना चाहता है, तो इजीली किस में ट्रैवल कर पाएगा, एयर में, है कि नहीं। एयर अब ऐसे आराम से चल के जाते हो, आपको पानी के अंदर चलने के लिए बोले तो आपको दिक्कत होता है, रेजिस्टेंस बहुत मिलता है ना, तो आप स्लोली ट्रैवल करते हो। सेम हाल है लाइट का। लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड हमें पता है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हमें पता है लाइट का। लेकिन ये जो स्पीड है लाइट का वो है वैक्यूम में, ये c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
लेकिन जब लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है ना, ये न्यूटन साहब ने एक्चुअली सबसे पहले बताए थे कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। वो एक्सपेरिमेंट करके वो कर्पस्कुलर थ्योरी बोल के दिए थे एक, मैं एनसीईआरटी का कभी वो ब्लू बॉक्स वाले होते हैं ना, वो आपके लिए लेके आऊँगा वीडियोस, तब आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग बोले कि लाइट मतलब ऐसा चीज़ है ना कि वो हमारे जैसा ही ऑब्वियसली वो सब कुछ में हमेशा थोड़ी मतलब स्पीड मज़ेदार चल सकता है, नहीं हो, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। वैक्यूम में कितने स्पीड से ट्रैवल करता है? 3 × 10⁸, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। एयर में ऑलमोस्ट इतना ही मान लेते हैं हम लोग, एयर के लिए भी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर में लाइट का स्पीड अलग हो जाता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इट इज ए मेजर कि लाइट का स्पीड कितना डिक्रीज हुआ। समझ लो, C/V, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज किसी का 1.5 हो गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हो जाएगा हाफ। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना हो जाएगा? सॉरी 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से हमें बताता है कि लाइट किसमें कितना स्पीड से ट्रैवल करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सपोज मैं वाटर का निकालना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का निकालना चाहूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखूंगा? C बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। VW क्या है? VW इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आ गया? जिस मीडियम में लिखना चाहता हूं मैं उस मीडियम के लिए लिखूंगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C डिवाइडेड बाई उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, वो लिखना है मुझे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है। सिंपल सी बात है, C भी हमारा स्पीड है, V भी हमारा स्पीड है। अगर दोनों स्पीड है तो यूनिट क्या हो जाएंगे? कैंसल। इसीलिए दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनलेस भी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। दूसरा, ये देखे आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर n है और नीचे v है, मतलब n प्रोपोर्शनल टू 1/v हो रहा है स्पीड। जब n ज्यादा होगा तो v कम होगा, v ज्यादा होगा तो n कम होगा, वही लिखा हूं। मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट। मोर, यहां पे ध्यान देना, मोर और लेस उल्टा है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम स्पीड होगा। ऑलराइट, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे। ऑलराइट, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं। ऑलराइट, एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल ना, सपोज मैं बोला कि वाटर और ग्लास, आपको क्या लगता है वाटर और ग्लास में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? ग्लास का, ऑब्वियसली, है ना। लाइट एयर में थोड़ा फ्रीली ट्रेवल करता है, वाटर में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, ग्लास में बहुत बहुत प्रॉब्लम। तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरह से कौन कितना रोक सकता है ना, ग्लास ज्यादा रोक सकता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा हो गया। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ये मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द स्पीड। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेकिन उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे दो हो गए इनमें से, वाटर और ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का। तो मैं ग्लास को बोलूंगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पे ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। क्या डेंसर और रेयर मीडियम आपको समझ में आया? रामलाल बोल दे जल्दी से, आया कि नहीं समझ में? हाँ, डेंसर मीडियम, दो मीडियम होंगे रिफ्रैक्शन होने के लिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रहा होगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। जैसे पानी और ग्लास, है ना, वाटर और एयर, कुछ भी बोल लो, वाटर और एयर। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए वाटर में स्पीड
उल्टा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और एयर में स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। वाटर को हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, एयर को हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। यहाँ पे वाटर और ग्लास का एग्जाम्पल दिया है, तो ग्लास को बोलेंगे डेंसर और एयर को बोलेंगे रेयर। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो ये सिंपल सी बात है जिसमें हम लोग बोलते हैं। अच्छा, और एक बात, इधर आते हैं इस वाले पॉइंट पे, क्या लिखा हुआ है अब ध्यान से देखो। मैं बोला कि अगर मेरे पास दो मीडियम थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, दो मीडियम थे, एक मीडियम था N1 और एक मीडियम था N2। अगर मैं N1 कैलकुलेशन करूं C बाई V1, V1 को क्या लिख सकता हूं ना, स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड इन मीडियम 1। V2 को क्या लिख सकता हूं, स्पीड इन मीडियम 2, स्पीड इन मीडियम 2, मीडियम 2 में स्पीड V2। तो C बाई V1 इज N1, C बाई V2 विल बी N2। मुझे जो आया था साइन I बाई साइन R इक्वल टू N21, दैट इज इक्वल टू N2 बाई N1। सो N21 इज N2 बाई N1, N2 के बदले रख दूंगा C बाई V2, N1 के बदले रख दूंगा C बाई V1, देयरफॉर N21 का जो वैल्यू आ जाएगा V1 बाई V2। और हमें स्नेल्स लॉ से क्या मिला था, स्नेल्स लॉ से हमें स्नेल्स लॉ से क्या मिला था, साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, एंड N2 बाई N1 का मतलब मैंने पहले बता दिया था N2 बाई N1, एंड दिस N2 बाई N1 इज V1 बाई V2, जो कि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए। V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेरी वेरी सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हम लोग एक्चुअली समझ रहे हैं कि लाइट जब भी ट्रैवल करता है तो अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाता है, और वो लाइट का स्पीड कितना हो जाता है, वो जो प्रॉपर्टी हमें बताता है मटेरियल का, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छे से ध्यान से डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको एंट्रेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ, एंट्रेंस के बिल्कुल टॉपिक्स बता नहीं रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी आपको मैं बताने लगूंगा। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दूंगा, फटाक से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे 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 हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? पूरा अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। अगर मुझे किसी का वेलोसिटी दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। फिर पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कुछ नहीं होता है, बिकॉज ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या आएगा, कुछ नहीं। इसीलिए दूसरा चीज, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, ये वेलोसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो स्पीड कम हो जाएगा सिंपली। तो हम लोग फिर कैलकुलेट किए, उसके बाद पता चला कि दो टाइप के मीडियम हम लोग बोलेंगे जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। एक टाइप का बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत नहीं मतलब कंपैरेटिवली, जैसे कि एयर और वाटर रख दिए, तो एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है ना। कितना है क्या है हमें पता चल जाएगा, लेकिन एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इसीलिए एयर और वाटर के बीच में हम लोग वाटर को बोलेंगे डेंसर और एयर को बोलेंगे रेयर। लेकिन अगर उसी वाटर को हम ग्लास के साथ रख दें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, तो ग्लास और वाटर के लिए ग्लास बन जाएगा आपका डेंसर और वाटर बन जाएगा आपका रेयर। तो कोई एक पर्टिकुलर मीडियम डेंसर या रेयर बोल के नहीं है ना, डिपेंड करता है कि उसके सामने और कौन मीडियम है। समझ में आ गया? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। और फाइनली जो रिजल्ट आया आपको याद रखना है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आपको याद रखना है ये चीज़, साइन I बाई साइन R इक्वल टू N21 इक्वल टू N2 बाई N1, N21 मतलब N2 बाई N1, V1 बाई V2 उल्टा है ना, बिकॉज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस स्पीड। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से स्क्रीन को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर सब कुछ उतार देना अच्छे से, बहुत मत से, जल्दी जल्दी ले लो। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग
थोड़ा सा छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन कर देंगे जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले पिछले साल होता है नॉट 2020 में, उससे पहले पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, और बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पूछा गया है बहुत बार। दूसरा चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट पूछा गया है बहुत बार। ये कुछ छोटे छोटे टाइप्स के न्यूमेरिकल बोल सकते हैं आप, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप। हम लोग उसको अभी लोग करने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम। ऑलराइट, थोड़ा समझ, ये तो सिंपल सा बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 1.5 एंड वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C by V। ऑलराइट, अभी पढ़े थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पढ़ूंगा तो C by वेलोसिटी इन ग्लास पढ़ूंगा। ऑलराइट, सो हियर C by वेलोसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5 एंड C is 3 into 10 to the power 8 by 1.5 into Vg, sorry, equal to Vg. So 1.5 into 2. This implies Vg का वैल्यू आ गया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। वेरी वेरी सिंपल, सब लोग कर सकते हैं, बहुत आसान का सवाल है। 1 मार्क वाले सवाल हैं ये सब, 1 मार्क के, ये आराम से तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। दूसरा में आते हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है? लाइट फ्रॉम एयर, मतलब इधर एयर है, ऊपर में लाइट आया, एंटर्स इनटू 2 मीडियम्स। अच्छा, 2 मीडियम बना देते हैं, इधर मीडियम 1 और इधर मीडियम 2, N1 और N2 लिख देते हैं। ऑलराइट, N1 का वैल्यू दिया 1.3, N2 का वैल्यू दिया 1.5 और ऊपर में है एयर, ऊपर में है एयर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, याद रहेगा आपको। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, हमेशा याद रखना। एयर को मतलब हम लोग एयर को वैक्यूम जैसा ही ट्रीट करते हैं, अलग से ट्रीट नहीं करते हम लोग एयर को। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ओके ओके, इट इज फॉलिंग एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सबके लिए आई सेम है। देख ले, ये नॉर्मल हो गया, ऐसे लाइट गिरा, इधर भी आई और इधर भी आई, दोनों तरफ आई है। लेकिन इसमें जब निकला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इधर से जब निकला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, क्योंकि हमें वो ही करना है, कंपेयर द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका R1 और इसका R2। अच्छा, इसके लिए स्नेल्स लॉ बताओ, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल टू हाउ मच? 1 N2 बाई N1, मतलब 1.3 बाई 1। ऑलराइट, साइन आई बाई साइन R। इसके लिए लिखूंगा तो साइन आई बाई साइन R2 इक्वल टू 1.5। अब देखो, इसका भी ऊपर क्या है? साइन आई, इसका भी ऊपर क्या है? साइन आई। जब इसको डिवाइड करते हैं तो छोटा नंबर आता है 1.3, इसको डिवाइड करते हैं तो बड़ा नंबर आता है 1.5। सो ये स्मॉल है और ये लार्ज, तो क्या पता चला? देयरफॉर साइन R2 इज लेस देन साइन R1, तो R2 इज लेस देन R1। तो इसमें R2 का वैल्यू कम है, इसमें R1 का वैल्यू ज़्यादा है। तो बेंड ज़्यादा कौन हुआ है? क्योंकि ये कम है, मतलब ये ज़्यादा बेंड हुआ है। देयरफॉर इन मीडियम 2 लाइट बेंड्स द मोस्ट, लाइट बेंड्स मोर देन इन वन, ऐसे बोल सकते हो, देन इन 1। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? स्टार मार्क कर देता हूँ, डबल स्टार। क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए आपको। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, कंपेयर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करने बोल सकता है, या तो और क्या बोल सकता है आपको कि कौन सा लाइट ज़्यादा बेंड किया है बताओ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन से लाइन में आया है बताओ। तो पता चलना चाहिए कि R1 का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ मतलब ये बेंड कम हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे कि ये लाइट है, अगर ये तुम्हारा ऐसे है, दिस इज, सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से फील आ जाएगा। देख लें, ये मीडियम है, सपोज
ये आपका इंसिडेंट लाइट है। ऑलराइट, ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट एक बेंड किया ऐसे और एक बेंड किया ऐसे। ठीक है, देखिए कौन कौन है, R1 ज्यादा है, मतलब दिस इज R1 है ना, एंड दिस स्मॉल वन इज R2। ज्यादा कौन है, R1। लेकिन बेंड की अगर बात किया जाए तो बेंड कौन ज्यादा हुआ है, बेंड ज्यादा हुआ है R2 वाला, इसीलिए मीडियम 2 में द लाइट बेंड्स मोर देन मीडियम 1। ये दो अलग अलग चीजें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड जो कितना बेंड हुआ, व्हिच लाइट बेंड्स हाउ मच, ये दोनों अलग चीजें। जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगा, उसको बोलते हैं डेविएशन। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कभी कभी डेविएशन के नाम से भी प्रेजेंट किया जाता है कि व्हिच लाइट इज डेविएटेड मोर, इन व्हिच केस मोर डेविएशन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे एंड उससे हम लोग कैसे कौन सा लाइट कितना बेंड हुआ एंड कितना डेविएट हुआ वो कर सकेंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ में ध्यान देनी चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स, वही मिस्टेक्स है जो आपको 69 तक पहुँचने नहीं देता है, समझ रहे हो। वही छोटे छोटे मिस्टेक्स के बारे में मैं बताऊंगा जो मैं खुद किया था और उसके कारण मेरा शायद 1 नंबर कम आया था। समझ में आ रहा है मेरी बात। सो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखे हम लोग समझ में आएगा। लाइट जब ट्रैवल करता है तो बेंड होता है, उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक बढ़िया सा चीज़ मैं सिखाया हूँ जो कि आपको जनरली कोई प्रूव करके नहीं बताएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ऑलरेडी सब लोग मान चुके हैं कि मतलब ऐसे ही होता है ना। लेकिन आज हम उसको प्रूफ करके पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप लिख लीजिए फटाक से, स्क्रीन को पॉज करके मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप फटाक से। ओके बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। प्रूव दैट लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, है ना। ये मतलब हो गई बात हमारी रेयरर, ऊपर ले लेते हैं रेयरर मीडियम, नीचे ले लेते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, नहीं तो रामलाल को गुस्सा आता है। ऑलराइट, ऐसे रेयर टू डेंसर, तो लाइट रेयर में आ रहा होगा ऐसे। ठीक, जाना चाहिए था सीधा बट इधर बेंड हो गया। ये एंगल बोलता है आई और ये एंगल होता है आर। ऑलराइट, रेयर को हम लोग लिख देते हैं एन आर, डेंसर को हम लोग लिख देते हैं एन डी। ऑलराइट, लेट अस सी नाउ according to Snell's law, sin I by sin R, देख लो ये N1 जैसा है, दिस इज लाइक N1 एंड दिस इज लाइक N2। हम लोग पढ़े थे जस्ट पहले, तो N2 बाई N1, तो क्या लिखूंगा ND बाई NR, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। नाउ अब बताओ कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कि रेयर का ज्यादा होता है, डेंसर का। तो ND इज ग्रेटर देन NR। अगर ये ND बड़ा हो गया NR से तो साइन I भी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन I विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन साइन R। तो साइन I ग्रेटर देन साइन R, दिस इंप्लाइज I इज ग्रेटर देन R, I इज ग्रेटर देन R। मतलब अगर हम लोग इधर I से इसको इंसिडेंट किए तो इस साइड ये होना चाहिए I, बट हमारा R छोटा से I से क्या हो गया, छोटा हो गया। देयरफॉर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। पूरा क्लियर है बच्चों, पूरा मजा आ गया होगा, है ना। ये प्रूव है जो हम लोग बचपन से हमें सिखाता जाता है, बचपन से जो हमें बोल दिया जाता है
कि लाइट जब रेयर से डेंसर को ट्रैवल करेगा ना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और 10th में ये भी बोल दिया जाता है कि लाइट जब इसका उल्टा वाला है ना, इसका उल्टा वाला, मैं इसका उल्टा वाला बता देता हूँ। देखो इसका उल्टा वाला, इसका उल्टा वाला, क्या उल्टा वाला है इसका उल्टा वाला क्या होगा बताओ आप। व्हेन, कहां से कहां, डेंसर टू रेयरर, तो किधर बेंड करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये भी आप लोग पढ़े होंगे है ना, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों बना देते हैं है ना। इधर ले लेते हैं डेंसर, इधर ले लेते हैं रेयरर, इधर लिखते हैं ND, लेकिन ये अभी N1 जैसा काम करेगा, और इधर लिख देते हैं NR, ये अभी N2 जैसा काम करेगा। क्लियर है मेरी बात। अब सोचो कि लाइट अगर यहाँ पे ऐसे ट्रेवल किया I से, ये हो गया मेरा I, और इधर जाते लाइट को ऐसे जाना चाहिए था बट लाइट चला गया ऐसे आगे, ये हो गया R। ऑलराइट, हमें पता है कि sin I बाई sin R कितना होना चाहिए, N2 बाई N1। N2 के बदले कौन है, NR, बाई N1 के बदले कौन है, ND। अब हमारा ND क्या है, ज़्यादा, ये दिस इज ग्रेटर, सो दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर, देयरफॉर sin R इज ग्रेटर देन sin I, दिस इंप्लाइज R इज ग्रेटर देन I एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है बच्चों, दोनों कर दिया हमें, इसका उल्टा वाला सीधा वाला दोनों कर दिया। ये प्रूव है कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन है। आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली ये डेफिनेट, मतलब ये जो प्रूफ है ना, ये प्रॉपरली मेंशन है कि आपको बोला जाता है जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल करता है तो वो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल करता है तो वो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये उन दोनों की प्रूफ है कि हम लोग कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके हम लोग उसमें कि लाइट कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, उसके बारे में कहानी करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों। तो ये हो गई आज की हमारी रिफ्रैक्शन की कहानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े, आज क्या क्या पढ़े, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़े कि रिफ्रैक्शन, पहले तो जनरल डिस्कशन किए थे, मैं वो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जनरल डिस्कशन। फिर आया कि रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉस क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, उस लॉस के अंदर हमें कुछ टर्म्स मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये लाइट किसमें कितना स्पीड से ट्रैवल कर पाता है उसके बारे में बताता है। अगर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट उसमें स्लो जाएगा, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट उसमें स्पीड जाएगा। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता दिया था आपको कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ये 3 जनरल होते हैं, बाकी कोई भी मटेरियल दिया होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो लेक्चर इसी तरह चलने वाला है। आज तो बेसिक और इंट्रोडक्शन था, पहला लेक्चर है तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन था रिफ्रैक्शन का, डेफिनेशंस का, क्वेश्चन कैसे लेके आया, उस क्वेश्चन से मैंने कैसे प्रीवियस ईयर के प्रूव करवाए आपको, इससे आपको अंदाजा हो पा रहा होगा कि हमारा पूरा सीरीज कैसे चलने वाला है। और अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ, इस क्लास में बहुत कुछ हो भी नहीं पाया, मैं बहुत मज़ा भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया हम लोग, है ना। उसका रीज़न ये है कि पहला लेक्चर है ना, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि कंटेंट थोड़ा अच्छा आ जाए और आपको थोड़ा सा पता चले कि पढ़ाई बहुत बढ़िया होने वाला है, तगड़ी पढ़ाई होने वाली है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली बने रहने पड़ेगा मेरे साथ पूरे सीरीज के लेके, और पूरे सीरीज में मैं बहुत कुछ आपको कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्वेश्चंस के आंसर बनाने वाला हूँ, मॉडल क्वेश्चंस देने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो जल्दी आप बहुत सारे अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आप लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़े थे या आज भी घर पे हैं आप पढ़ नहीं पा रहे या टीचर आधे रास्ते चले गए हैं वो नहीं पढ़े, तो मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर को डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सबको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप तब तक मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।